गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग इतिहास के अंतर्गत मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, मेसोपोटामिया में अतीत की खोजने का प्रयास। अब हम लोग मेसोपोटामिया का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, ये कहाँ तक विस्तृत था, कैसे था। तो देखिए, मेसोपोटामिया का भूगोल कैसे हम जानते हैं क्या है। जो वर्तमान इराक क्षेत्र है, यानी वर्तमान जो इराक क्षेत्र है, ये भौगोलिक विविधताओं और संपन्नता की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्वोत्तरी भाग, जो मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तरी भाग था, वो हरे भरे मैदानों और जो इसका ऊंचे नीचे जो कह लीजिए वृक्षों से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं आदि से ये काफी समृद्ध माना जाता है। यानी इससे ये काफी बड़ा और विस्तृत था। यानी इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी मेसोपोटामिया की, इसको ये जानिए कि वर्तमान में इराक क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ का जो आपका मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तरी भाग था, वो पूर्वोत्तरी भाग हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों तथा वृक्षों से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में काफी फैला हुआ था। और इसके उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कौन से मैदान? ये स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। किसमें? मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में। अब देखिए, इसके पूर्व में स्थित मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में, यानी उत्तर में क्या है? स्टेपी घास के मैदान। और मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तरी भाग है, पूर्वोत्तर में स्थित दजला नदी, इसकी सहायक नदियां, यानी कौन सी नदी? दजला और फरात दो नदियां हैं। फरात दो जो दक्षिण भाग में है और दजला जो उत्तरी भाग में है। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में कौन सी नदी है? दजला। और दक्षिणी में क्या है? फरात है। तो पूर्व दिशा में स्थित दजला नदी, इसकी जो सहायक नदियां थी, दजला की जो अन्य सहायक नदियां थी, वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए वो एक तरह से परिवहन का कार्य करती थी। यानी जो मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तरी भाग में दजला नदी थी, उसकी सहायक नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का कार्य करती थी। और इसका दक्षिणी भाग जो रेगिस्तान में है, दक्षिणी भाग रेगिस्तान का, जहाँ फरात नदी है, वही वह स्थान था जहां सर्वप्रथम नगर और लेखन कार्य शुरू हुआ। लोग ऐसा कहते हैं कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था, यानी दक्षिणी भाग रेगिस्तान जहां पे फरात नदी है, वहीं से सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव माना जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले लेखन प्रणाली और शहरों का प्रादुर्भाव कहाँ से माना गया, तो सबसे पहले लेखन और नगरों का प्रादुर्भाव मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से माना गया। तो इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? फरात नदी। उत्तर में कौन सी? पूर्वोत्तरी भाग में कौन सी है? दजला नदी। और दजला की जो सहायक नदियां हैं, वही सहायक नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का कार्य करती थीं। और इसके उत्तरी भाग में ये स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हम लोग जाने। अब देखिए, मेसोपोटामिया में कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, कैसे किस चीज की कृषि की जाती थी, क्या पैदा किया जाता था और कैसे सिंचाई की जाती थी। तो कहा यह जाता है कि मेसोपोटामिया में इस कृषि और सिंचाई व्यवस्था, तो लगभग इसकी शुरुआत इराक के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, क्योंकि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में ही है, तो इसका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिधर पे कौन सी नदी है? दजला नदी, वहां पे खेती की शुरुआत लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। यानी मेसोपोटामिया जो वर्तमान इराक में है, इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। अब यहाँ देखिए, दजला और फरात ये दो नदियां थीं जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। यहाँ मेसोपोटामिया में दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? दजला और फरात। यानी सिंचाई किससे होता था, ये ध्यान दीजिएगा।
मेसोपोटामिया में सिंचाई का माध्यम क्या था? नहर। नदियां कौन सी दो थी? दजला और फरात, और भी इनकी सहायक नदियां थी। तो ये नदियां क्या करती थी? ये उपजाऊ मिट्टी यानी शहर के लिए ये काफी लाभदायक थी। यानी ये जो दोनों नदियां थी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ले आती थी, जो सिंचाई के लिए काफी ये लाभदायक सिद्ध हुआ। क्योंकि जब इन नदियों में बाढ़ आता था, नदी में जब बाढ़ आता था तो ये अपने पानी को सिंचाई के उपयोग के लिए तो काम आता ही था, इसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी बड़ी आसानी से खेतों में पहुंच जाती थी। दूसरी, जो फरात नदी की धाराएं थी वो सिंचाई के लिए नहरों का कार्य करती थी। ध्यान दीजिए, जो फरात नदी की धाराएं थी वो किसका कार्य करती थी? सिंचाई का कार्य करती थी। क्योंकि फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती थी। जब फरात नदी जो दक्षिणी भाग में है, जब वो रेगिस्तान में पहुंचती थी तो उसकी जो धाराएं थी वो विभिन्न भागों में बढ़ जाती थी, जिससे सिंचाई का कार्य बड़ी ही सुगमता से संपन्न होता था। तो मेसोपोटामिया में जो पूर्वोत्तरी इराक वर्तमान में है, वहां सिंचाई किससे होता था? दजला और फरात नदियों द्वारा, जिसमें फरात नदी के द्वारा जो रेगिस्तान में है किधर? दक्षिणी भाग में, तो वो कई भागों में उसकी धाराएं बढ़ जाने से इससे सिंचाई का कार्य बड़ी सुगमता से संपन्न होता था। हालांकि कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती थी। बाढ़ आने से फसल नष्ट भी हो जाती थी। और यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मसूर की खेती, मसूर और मटर, गेहूं, जौ, मसूर, मटर, इसकी खेती प्रमुख रूप से वहाँ की जाती थी। कौन कौन सा? गेहूं, जौ, मसूर, मटर, इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। और देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया में खेती के लिए ये अधिक उपजाऊ होने के कारण इसकी चर्चा रोम के साथ पुरानी सभ्यताओं में भी माना जाता है। यानी जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था, यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया कह लीजिए, जो रेगिस्तान में है, जहाँ फरात नदी थी, तो यहाँ पे ये उपजाऊ के साथ साथ यहाँ उपज काफी अधिक होती थी। तो काफी अधिक उपज होने के कारण रोम के साथ साथ पुरानी सभ्यताओं में भी इसकी काफी चर्चा थी। क्यों इसकी काफी चर्चा थी? क्योंकि यहाँ उपज अच्छी होती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में उपज अच्छी होती थी। उपज अच्छी होने का कारण क्या था? फरात नदी, फरात नदी की धाराएं और फरात नदी, क्योंकि उससे सिंचाई भी अच्छे से हो जाती थी और बाढ़ आने से उपजाऊ मिट्टी भी आ जाती थी खेतों में। तो हालांकि यहाँ फसल के लिए आवश्यक वर्षा तो बहुत ज्यादा नहीं होती थी, वर्षा का अभाव था। और कभी कभी प्राकृतिक कारणों से दजला फरात नदी में अत्यधिक बाढ़ आ जाता था। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो आज भी आ जाता है, तो इस तरह से कभी कभी बाढ़ आ जाता था। तो इससे मेसोपोटामिया की फसलें डूब जाती थी। और कभी कभी जब धाराएं अपना रास्ता मोड़ देती थी तो फसलें सूख भी जाती थी। वो चीजें आज भी अब वर्तमान में देखते हैं। जब बाढ़ आ जाएगा अधिक तो फसल डूब जाएगी, अगर नहर बंद हो जाएगी, वर्षा समय से नहीं हो जाएगा तो फसल सूख भी जाती है। तो वहाँ ऐसा भी होता था कि जब ज्यादा बाढ़ आ जाती थी तो फसलें डूब भी जाती थी, और जब धाराएं अपना रास्ता मोड़ लेती थी तो जल के अभाव में फसल सूख भी जाती थी। तो किस चीज की खेती होती थी? गेहूं, जौ, मटर और मसूर। सिंचाई किससे होता था? फरात नदी और फरात नदी के अन्य जो धाराएं थी उनके द्वारा, और दजला नदी भी थी लेकिन फरात ज्यादा थी। अब मेसोपोटामिया में पशुपालन, ये लोग अपना खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में भेड़ और बकरी आदि को पालते थे, जिसका मांस ये खाते थे, और भेड़ों के बालों से भी अपना ये आजीविका यापन करते थे। तो कहा ये जाता है कि ये अपने खेती से ज्यादा ये अपने लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे उत्तरी भाग में, जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था, वहाँ खेती की तुलना में आजीविका के लिए पशुपालन ज्यादा अच्छा था। कहाँ पे? उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में उनके आजीविका का साधन कृषि की अपेक्षा पशुपालन ज्यादा अच्छा माना जाता था। उसका कारण क्या था? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था, वहाँ आजीविका के लिए खेती से ज्यादा उत्तम उन लोगों के लिए क्या था? पशुपालन करना। क्यों उत्तम था? क्योंकि उनके उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान मिलते थे,
जो जानवरों के लिए अच्छा चारा उनको मिल जाता था। इससे वो सुगमता पूर्वक अपना पशुपालन का कार्य कर लेते थे, जिससे उनकी आजीविका अच्छी चलती थी कृषि की अपेक्षा। और स्टेपी घास के मैदान पूर्वोत्तरी मैदानों में पहाड़ों के ढालों पर, अब देखिए स्टेपी घास के मैदान तो थे ही, और जो इसका पूर्वोत्तरी मैदानी भाग था और इसके पठारों के ढालों के साथ साथ ये वहां पे भेड़ और बकरियां भी पाली जाती थी, क्योंकि ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचे स्थिति पे थे। और पशुओं में ये दूध, मांस, ऊन आदि और वृक्षों से ये खजूर आदि प्राप्त करते थे, जो इनके आजीविका का सबसे अच्छा साधन माना जाता था। लेकिन देखिए कहा यह जाता है कि जो शहरों का विकास हुआ था, उन शहरों के विकास में पूर्णतः ग्रामीण समृद्धि का ही योगदान नहीं था। मतलब ग्रामीण स्थिति के समृद्ध होने से ही शहरों का विकास नहीं हुआ होगा। जो मेसोपोटामिया में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बेबीलोन आदि जो शहर विकसित हुए, उनके विकसित होने के पीछे ग्रामीण संपन्नता का ही हाथ नहीं था। इसके पीछे और भी सारी चीजें रही होंगी, और भी सारे कारक रहे होंगे, जिनकी सकारात्मक भूमिका नगरों के विकास में रही होगी। तो केवल ग्रामीण संपन्नता ही शहरों के विकास के लिए योगदान नहीं दी होगी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ। थैंक यू।